राधे राधे, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करें अच्छे होंगे। तो कल आ जाएगा एलटी ग्रेड का पूर्ण विज्ञापन। लगभग सब कुछ पता ही है और इसी सिलसिले में पढ़ाई अपनी जारी रखी है। तो मैं पढ़ रही हूँ 11 दिन का संकल्प लेके डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। पतली सी पुस्तक है, संक्षिप्त में थोड़ा मुख्य कवियों के बारे में ज़्यादा दिया हुआ है। तो अभी हम लोग द्विवेदी युग तक पढ़ चुके हैं। अगला है तो द्विवेदी युग के बाद तो आता है छायावाद, लेकिन इन्होंने क्या नाम दिया है, गांधी युग का साहित्य, यथार्थ और स्वप्न की अभिव्यक्ति। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, जो पुराने हैं उनका भी स्वागत है। तो जो नए हैं उनके लिए कि पूरा वीडियो देखें। अगर उनके पास पुस्तक नहीं है तो वीडियो को देख ले, लगा कर कुछ काम कर लें, सुन लें, क्योंकि सभी पुस्तकों के बारे में समझना और सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले के जो प्रश्न आते थे वैसे तो अब आएंगे नहीं, रटा रटाया या फिर जो ऊपरी स्तर के प्रश्न होते थे। अब क्या है, अंदर से प्रश्न पूछे जाएंगे, परिभाषा से, भूमिका से, लेखकों से, आलोचकों से, कि उन्होंने क्या, किसके लिए क्या कहा है, किस पुस्तक में क्या कहा गया है। तो इसीलिए पुस्तकों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है सभी, चाहे वह आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका हो, चाहे बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हो, ये है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पढ़ते हैं इसको देर न करके। गांधी युग का साहित्य, यथार्थ और स्वप्न की अभिव्यक्ति। तो आज है 9वां दिन। 11 दिन का मैं लेके पढ़ रही हूँ। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई, थोड़ी व्यस्त थी, लेकिन 11 दिन में मैं तो इसको पढ़कर कंप्लीट करूँगी। 1920 से लेकर 1947 तक के साहित्यिक कालखंड को हमने गांधी युग कहा है। इस युग में हमारे स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व जिन नेताओं ने किया उनमें गांधी अग्रगण्य एवं सर्वाधिक मान्य है। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और दुर्भाग्य से उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त किया, किंतु सत्ता के भागीदार नहीं हुए। पराधीन भारत में उन्होंने स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। वे विवेच्य युग के इतिहास पुरुष एवं संघर्ष नायक हैं। इस युग का साहित्य प्रधान रूप से इसी ऐतिहासिक संघर्ष की वाणी है। गांधी गहरे राजनीतिज्ञ नहीं थे। वे राजनीति को धर्म और संस्कृति से अलग नहीं रखते थे। उन्होंने हिंदी प्रचार आंदोलन में अन्यतम योगदान किया। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर हम इस कालखंड को गांधी युग कहना उचित समझते हैं। 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे। महात्मा गांधी के कारण स्वाधीनता आंदोलन देश के कोने कोने में पहुंचा। अब राजनीति केवल गोष्ठी की बात नहीं रह गई, वह जन सामान्य तक पहुंची और अखिल भारतीय बनी। यह गांधी जी का महान योगदान था। इसके कारण स्वाधीनता आंदोलन भक्ति आंदोलन जैसा लोकोन्मुख एवं अखिल भारतीय आंदोलन बना। स्वाधीनता आंदोलन का लक्ष्य लौकिक, अधिक मूर्त एवं जन सामान्य के जीवन से अधिक संबंध था, इसलिए वह भक्ति आंदोलन से भी अधिक जीवंत बना। गांधी जी केवल राजनीति की बात नहीं करते थे, वे समग्र जीवन पर दृष्टिपात करते थे, इसलिए उनका प्रभाव राजनीति के अतिरिक्त वैचारिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों पर भी पड़ा। 1917 में रूस की अक्टूबर क्रांति का भारतीय नेताओं ने स्वागत किया। इस क्रांति का गंभीर प्रभाव जनमानस पर पड़ा। 1918 से लेकर 1947 तक का समय राजनीतिक संघर्ष के अभूतपूर्व रूप में तीव्र होने का समय है। इस काल में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने विदेशी स्वतंत्रता आंदोलनों से भी संबंध जोड़ा। अधिकांश देशी रियासतों के शासकों को छोड़कर भारतीय जनता के सभी वर्गों का हित ब्रिटिश साम्राज्यवाद को खदेड़ देने में था, इसलिए वे सब स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए। इसलिए स्वाधीनता संग्राम में गुणात्मक परिवर्तन आया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने उसी मात्रा में दमन चक्र भी तेज किया। 1919 में जलियांवाला बाग की घटना हुई। देश के औद्योगिक नगरों में हड़तालें होने लगी। 1921 के आसपास उत्तर प्रदेश की पूर्वी जिला में किसान आंदोलन तीव्र हुआ। इसी वर्ष सुदूर दक्षिण में मोपला विद्रोह हुआ। उधर पंजाब में भी सिख किसान आंदोलन की राह पकड़ रहे थे। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हुई। कांग्रेस के समाजवादी दल का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके नेता जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। भारतीय राजनीति में किसान मजदूरों के संगठन पर बल देने वाला वामपंथ प्रभावशाली और मजबूत होता जा रहा था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज का संघर्ष, 1946 भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज का संघर्ष, और 1946 में नौसेना विद्रोह और विश्व युद्ध के उपरांत समाजवादी शक्तियों का बढ़ता हुआ प्रभाव, इन सब के परिणाम स्वरूप 1947 में भारत स्वाधीन हुआ। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ इस बीच सक्रिय नहीं थीं।
यहाँ प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ सांप्रदायिकता का सहारा लेती थीं, उनके कारण भारत का विभाजन हुआ और गांधी जी की हत्या हुई। इसका प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक था। इस दौर में हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व श्रीवृद्धि हुई। जिस प्रकार भक्ति आंदोलन ने हिंदी को कबीर, जैसी, सूर, तुलसी, मीरा जैसे रचनाकार दिए, उसी प्रकार स्वाधीनता आंदोलन की देन प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, निराला प्रसाद पंत और महादेवी वर्मा है। स्वाधीनता का लक्ष्य हमें इस युग में अधिक स्पष्ट हुआ। वैज्ञानिक दृष्टि अधिक सक्रिय हुई। इस दौर में फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का भी प्रभाव रचनाकारों पर पड़ा था। इस काल में रचित साहित्य पर इन सभी विचारों का प्रभाव मिलता है। इस कारण साहित्य में एक ओर जहाँ यथार्थ को परखने की दृष्टि आई, वहीं दूसरी ओर कल्पना प्रवणता अवलोकित हुई। वैज्ञानिक दृष्टि स्वाधीन चेतना से मिलकर यथार्थ परक और कल्पनाशील हुई। यथार्थ परकता और कल्पनाशीलता ऊपर से परस्पर विरोधी लगती हैं। वैज्ञानिक विकास जब ज्ञान के नए क्षितिज खोलता है तो मनुष्य इस ज्ञान के आलोक में जीवन जगत का नया परिचय प्राप्त करता है। वह इन्हें पहले से अधिक समझता है। यह यथार्थ की बेहतर परख हुई, लेकिन यही नई जानकारी उसे कल्पना के पंख प्रदान करती हैं। स्वाधीन चेतना केवल राजनीति के ही क्षेत्र में सक्रिय नहीं होती, वह दृष्टि, चिंतन और भाव क्षेत्र को भी नई संभावनाओं से की ओर उन्मुख करती है। कल्पना भाव जगत को पुनर्व्यवस्थित करती है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इसी बात की ओर संकेत करते हुए लिखा, ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है। इस काल के साहित्य में यथार्थ का आग्रह और कल्पना का उपयोग दोनों दिखलाई पड़ते हैं। यथार्थ आग्रह प्रधानता कथा साहित्य में और कल्पना प्रवणता काव्य के क्षेत्र में दिखलाई पड़ती है। कथा साहित्य में भी कल्पना प्रवणता है। प्रेमचंद के यथार्थवाद के साथ आदर्श और स्वच्छंदतावादी रुझान भी है। निराला, प्रसाद पंत आदि के काव्य में यथार्थवादी रंग भी है। महादेवी वर्मा की करुणा का संबंध यथार्थ की विषमता से है, जो खुलकर उनके रेखा चित्रों में प्रकट हुई। स्वाधीनता आंदोलन स्वाधीन मानसिकता के बिना असंभव था। 1918 से 1947 तक का युग जिस प्रकार अपने यथार्थ से विक्षुब्ध था, उसी प्रकार एक स्वप्न भी निर्मित कर रहा था। आशा आकांक्षा के स्वप्नलोक के बिना संघर्ष नहीं हो सकता। इसलिए भारत अपनी पराधीनता के यथार्थ से उबरने और स्वाधीनता के स्वप्न की पूर्ति के लिए संघर्षरत था। पराधीनता हमारा राष्ट्रीय कलंक थी और स्वाधीनता हमारा राष्ट्रीय स्वप्न। यथार्थ और आदर्श इस ऐतिहासिक स्थिति के ही दो पहलू थे। इसलिए इस दौर के साहित्य में ये दोनों साहित्य के प्रेरक हैं। यथार्थ चित्रण के लिए सबसे समर्थ विधा उपन्यास ही थी। वह प्रेमचंद के उपन्यासों में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो यह था कुछ भूमिकाएं हैं जो कि हमें गांधी युग का साहित्य, यथार्थ और स्वप्न की विभक्ति, जो कि छायावाद इसे कह सकते हैं, छायावाद की शुरुआती था। तो आपको भूमिका ज़रूर पढ़ना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी रुचिकर नहीं लगती है, मैं भी नहीं पढ़ती थी। मेरा अनुभव है कि पुस्तकें जब तक हम लोग मानक पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, कोई कल्याण नहीं हो सकता। कुछ भी कोचिंग ज्वाइन कर लें, कुछ भी पढ़ लें, इससे मानक पुस्तकें कम से कम 5 बार तो पढ़ें, सरसरी निगाह से या फिर गंभीरता से, जो ऐसे भी हो। और 5 बार पढ़ लेंगे या सुन लेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो 8-10 प्रश्न तो आ ही जाएंगे और बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो अब यह है छायावादी उपन्यास, मतलब द्विवेदी युग के बाद जो समय था। कहानी प्रमुख आलोचक नाट्य। तो यह उपन्यास के विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। भूमिका पढ़ लेते हैं। उपन्यास को महाकाव्य का स्थानापन्न कहा जाता है। यह साहित्य की अपेक्षाकृत नई विधा है। इसमें सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन को बहुत जटिलता में उभारा जा सकता है। इतिहास के प्रवाह को इसमें स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य जीवन के द्वंद्व, फैलाव और गति का समावेश इसमें सबसे ज़्यादा संभव है। हिंदी में उपन्यास लेखन तो भारतीय युग से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन प्रेमचंद के उपन्यासों में इस विधा ने अभूतपूर्व व्यापकता और गंभीरता प्राप्त की। प्रेमचंद की संवेदना अत्यंत व्यापक थी। जितनी व्यापक उनकी संवेदना थी, उतनी सूक्ष्म उनकी दृष्टि थी। उपन्यास विधा के चरम उत्कर्ष के लिए जिस सहज भाषा शैली की आवश्यकता है, वह भी प्रेमचंद के पास थी। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा
आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जाना चाहते हैं तो प्रेमचंद के उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकते हैं। यह परिभाषा हजारी प्रसाद द्विवेदी की कितनी बढ़िया है, और आप लोग याद कर लें, नोट कर लें ज़रूर से, क्योंकि अब तो परिभाषा ही खूब पूछा जा रहा है अंदर से। और बाकी ये जो है सब कल पढ़ेंगे, वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाएगा, मुझे नींद आ रही है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।